हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी टेट 2025 के प्रैक्टिस सेट का, और उसी में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हम आप 14वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट लिया गया है RWA के बुक से लिया गया है। ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन जो हो रहा है MCQ फॉर्म में, उसको मैं करवा रहा हूँ। तो वो भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एक पहला पार्ट आ चुका है करंट अफेयर का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रम का जो है उसमें मैंने कवर कराया हुआ। ठीक है, दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम राष्ट्रीय क्रम का MCQ करंट अफेयर कवर कराएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दे लेते हैं। दिया गया है कि दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण जो है किस वंश के शासक ने करवाया था। तो दिल्ली का जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, इसका निर्माण गुप्त वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। गुप्त वंश शासक थे चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, इन्होंने इसका निर्माण किया था, लौह स्तंभ, जो कि महरौली में स्थित है, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से मौर्य शासक निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, ये बताना। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के का लड़का। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा आंसर बी पार्ट, अशोक था। कौन था? अशोक। क्योंकि अशोक बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त का पोता। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? ठीक है, रवि कीर्ति के द्वारा इनमें से कौन से चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना किया गया था? तो ये रवि कीर्ति का संबंध जो है ये ऐहोल अभिलेख से भी है, और ये चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि हुआ करता था। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो ये टोटल 3 भागों में विभाजित था। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 भाग धौलावीरा शहर जो था विभाजित था। पहला था राजा का महल या राजमहल, जो सबसे ऊंचाई पर होता था और चारों ओर से मजबूत किलेबंदी से जो है क्या होता था, घिरा हुआ होता था। दूसरा था अन्य अधिकारियों का निवास स्थान, जिसमें एक सुरक्षात्मक दीवार भी होती थी, जिसमें 2 से 5 कमरे होते थे। और तीसरा था आम दरबारियों, आम शहरवासियों का जो है ईंट से बने हुए घर। तो इस प्रकार 3 भाग में धौलावीरा का नगर जो है डिवाइड था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और किसके नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी? कन्नौज का युद्ध जो हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। इसका अन्य नाम है बिलग्राम का युद्ध। इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और इसके 1 साल पहले मतलब 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य चौसा का युद्ध भी हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ था, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की गई। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था इनमें से? तो 1919 का रॉलेट एक्ट जब आया था तो उस समय था चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड जो है वायसराय था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसकी अवधि जो थी वायसराय के काल की 1916 से लेकर 21 तक इसकी अवधि थी। और इसके शासनकाल में भारत शासन अधिनियम 1919 में आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। खेड़ा सत्याग्रह भी इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 1918 में। और इसके अलावा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में हुआ। ठीक है, चंपारण जो सत्याग्रह है, चंपारण आंदोलन है बिहार वाला, ये 1917 में हुआ था। और साबरमती आश्रम की स्थापना भी 1917 में गांधी जी के द्वारा की है। तो बहुत सारे घटनाएं इसके दौरान जो है कार्यकाल के दौरान घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कब इसकी स्थापना की थी? 19
1924 ईस्वी में इसकी स्थापना किए गए थे। अगला प्रश्न, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली हुआ करता था। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण के दौरान मुजफ्फरपुर के एक जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के कारण 1908 में अलीपुर साजिश की पर्दाफाश हुआ। उस मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? बेसिकली ये बताना है। तो उस मजिस्ट्रेट का नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। ठीक है, क्या नाम था? डगलस किंग्सफोर्ड, जो कि इस पर 1908 में बम फेंका गया था 30 अप्रैल 1908 को, और इसको मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बम कांड में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन से पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो ब्रिटिश शासन से पहले गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, 1773 से 1785 ईस्वी तक, और इसको जो है 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? जून से सितंबर तक बताना है। तो जून से सितंबर तक अगर हम बात करेंगे तो मानसून जो होता है वर्षा ऋतु होता है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कोरियालिस बल फोर्स के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे दिया गया है कि यह तुंगता कोण के समानुपाती होता है, जो कि ये क्या है? ये सही है। ठीक है, ये सही है, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि हमें गलत वाला बताना है। ये भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है, इसीलिए ये पवन को उत्तर में दाईं ओर और दक्षिण में बाईं ओर विक्षेपित करता है। इसीलिए पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है। पृथ्वी के घूमने की वजह से उत्पन्न होने बल को कोरियालिस बल कहते हैं। कोरियालिस बल कहते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इनमें से बंगाल का शोक जो है कहते हैं दामोदर नदी को। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। इसका उद्गम स्थल झारखंड में छोटा नागपुर पठार होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बंगाल का शोक। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जानते हैं? क्या नाम हो जाएगा? तो वह है धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में चोटी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है? इनमें से तो इसमें से देखा जाएगा तो वो है अल्पाइन। अल्पाइन प्रकार की वनस्पति, जो कि अल्पाइन वनस्पति पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? ये बताना है। ठीक है, तो देखिए वो अनुच्छेद होता है 72। अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति मृत्युदंड की जो सजा है या दंड को है उसको क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 के अनुसार दिया गया है इसे। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? इनमें से तो इनमें से अगर देखा जाए तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक तीनों है, लेकिन संघवाद इसका हिस्सा नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? इनमें से तो राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये जो है राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो उसमें भाग नहीं लेता। बाकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के अगर हम बात करेंगे जनक है रिपन, और रिपन ने इसे 1882 ईस्वी में जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? इनमें से तो वो होता है अनुच्छेद 20-21। ठीक है, अनुच्छेद 20-21। 20 में है दोषी सिद्धि से संरक्षण, 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। तो ये दोनों को निलंबित नहीं कर सकते हैं, आपातकाल लगा हो तब भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, करेंसी नोट और सिक्के को क्या कहा जाता है? करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं वैध मुद्रा। क्या कहते हैं इसको? वैध मुद्रा। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल होते हैं 33 सदस्य।
जिसमें 2 सदस्य केंद्र से होते हैं, 31 सदस्य भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। तो किस वर्ष स्थापना किया गया था? ये किया गया था 1965 में। 14 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पहला इसका जिला जो कार्यालय बना था तंजावुर में बना था। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना में इनमें से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम के द्वारा सहयोग दिया गया था, और इसमें से किसे जो है सहयोग दिया गया था ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, हस्तशिल्प को जो है सहयोग दिया गया था। ठीक है, हस्तशिल्प संबंधित कारीगरों को इसके द्वारा सहयोग दिया गया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाना जाता है? इनमें से तो उनका नाम है प्रोफेसर लांग पिंग युआन। ठीक है, ये चीनी वैज्ञानिक प्रोफेसर हैं जिन्होंने हाइब्रिड चावल के जो है खोज किया था। अगला क्वेश्चन, आवेग क्या है ये बताना है। तो आवेग का फार्मूला होता है आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। क्या होता है? आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे बल गुणे समय अंतराल जो होता है वो बराबर होता है आवेग के। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? यांत्रिक ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो वो होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर हम उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो आंसर इसके लिए बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो ये होता है 7.4। ठीक है, 7.4 होता है, जो कि इसका रक्त जो होता है, मानव रक्त ब्लड जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं लाइसोसोम को। आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम का निर्माण गाल्जी काय में होता है। ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं युग्मनज। ठीक है, आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है, उगादि त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उगादि त्योहार, उगादि त्योहार की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में मनाते हैं ये। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? ए पार्ट सॉरी बी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन से लोकगीतों को रागनी कहा जाता है? तो हरियाणा में जो है लोकगीतों को क्या कहते हैं? रागनी कहते हैं। हरियाणवी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है रागनी। तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? तो ये बनाया गया था एशियन पेंट्स के लिए। एशियन पेंट्स के लिए जो है ये गट्टू नामक कार्टून बनाया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? तो ये जो मेखला चादर पोशाक है ये होता है असम राज्य की। ठीक है, पारंपरिक पोशाक है असम राज्य का। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, या मेखला चादर इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो है ये पड़ता है भारत के तमिलनाडु राज्य में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 12वीं सदी में चोल शासक था राजराज द्वितीय, तो उसी ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, द्रविड़ शैली में बना हुआ यह मंदिर 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत ने सरकार के युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति एनवाईपी किस वर्ष प्रारंभ किया? तो यह प्रारंभ किया गया था वर्ष 2000। ठीक है, भारत को प्रथम नीति अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2000 ये 1988 में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। 1988 में प्रथम युवा नीति आई थी। इसके बाद जो है 2003 के द्वारा इसको परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, और फिर इसके बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति वर्ष 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 लागू की थी।
तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए पार्ट 2014। लेकिन अगर 2003 होगा या फिर 1998 होगा, ठीक है, सॉरी 1988 अगर होगा तो वो भी आंसर हो जाएगा। दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है। इसके अलावा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है हैदराबाद में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। 2008 को जो है इसे इसरो द्वारा इसरो के पूर्ण केंद्रों में परिवर्तित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में किस दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 19 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? तो ये लिखा गया कमला दास के द्वारा, ठीक है, कमला दास ने लिखा हुआ है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेड्डी के रूप में मान्यता प्राप्त राज्य कौन सा है इसमें से? सुनामी रेड्डी, तो ये हो जाएगा आंसर सी पार्ट उड़ीसा है। नॉर्दर्न आर्क ने अपने पहले जलवायु कोष के लिए कितनी राशि जो है प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 मिलियन यूएसडी डॉलर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओसामू सुजुकी का दिसंबर 2024 में निधन होगा, किस कंपनी से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन से। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से अभी चल रहे हैं। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किस देश की मारिया विक्टोरिया ने जीता? ठीक है, तो मारिया विक्टोरिया किस देश की हैं? तो ये डेनमार्क की हैं। आंसर जो है बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज MSME को कहते हैं पर केंद्रित एक गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी प्रोफेक्ट्स कैपिटल प्रोवाइडेड प्राइवेट लिमिटेड ने किस सदस्य को नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करके 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के साथ जो है मिलकर ये किया गया है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। 4 मई 2025 को फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो वह है कुश मैनी। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रमुख भारतीय फिनटेक कंपनी ने फूड टेक स्विगी, क्विक कॉमर्स दिग्गज एप्टो, प्रीमियम ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म नेचर बास्केट, ऑनलाइन ब्यूटी एंड फैशन रिटेलर नायका, ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो, ऑनलाइन ट्रेवल रिजर्वेशन प्लेटफॉर्म रेड बस और एडटेक कंपनी वेदांतु के साथ साझेदारी में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये किस भारतीय फिनटेक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, ये बताना है। तो ये हुआ है कैश फ्री पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया ने अपना तीसरा निगरानी उपग्रह कहां से लॉन्च किया है? अपना तीसरा क्या है? निगरानी उपग्रह। तो ये लॉन्च किया गया है वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस USA से लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम इस बार बनी थी सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल, ठीक है। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वाग विविधता का जो है सही संधि विच्छेद इसमें से बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाग प्लस विविधता जो कि दिया गया है ये बी पार्ट में, ठीक है, वाग प्लस विविधता। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का इसमें से पर्यायवाची है? स्वर्ण मतलब सोना, सोना का पर्यायवाची इसमें से जात रूप हो जाएगा। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द का अर्थ है इसमें से बताता है? आदि व्याधि में से हमें आदि का अर्थ बताना है। तो आदि का अर्थ हो जाता है मानसिक कष्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए पार्ट हो जाएगा मानसिक कष्ट। आदमी पानी का बुलबुला इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है?
तो इस लोकोक्ति का अर्थ है मनुष्य जीवन नश्वर है। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है इनमें से? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो गबन इनकी है, सेवा सदन भी इन्हीं की है, शतरंज के खिलाड़ी है। लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते जो दिया गया ये इनकी रचना नहीं है, तो बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गद्यांश से पढ़कर जो है देना है आंसर, तो गद्यांश को पढ़िएगा वीडियो पॉज करके। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये गद्यांश है। क्वेश्चन है प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा भारत। ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं किस पर ध्यान देती थी? तो प्राचीन जो शिक्षण संस्थाएं थी वो विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देती थी, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किस प्रकार किया जाता था? किसके लिए प्रेरित किया जाता था? तो इन्हें राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता था, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि क्या हो जाए, तो क्या हो सके, तो नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का इसलिए बल दिया जा रहा है ताकि जो है शिक्षितों को रोजगार मिल सके, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का क्या उत्पन्न नहीं होता? तो कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन भी गद्यांश से पढ़कर ही उत्तर देना है। ये गद्यांश है, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है सभ्यता के विकास के साथ ही प्रकृति मनुष्य की दासी बन गई, वाक्य से क्या आशा है? तो गद्यांश के अनुसार देखेंगे तो इसका मतलब कि सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर लिया है। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कोई रहस्य नहीं जिसका व्यापक ज्ञान मानव को न हो, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाता है मानव को प्रकृति के रहस्यों का भरपूर जो है ज्ञान हो गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश के आधार पर मानव की प्रवृत्ति किस प्रकार की है? तो गद्यांश के आधार पर मानव की प्रवृत्ति जो है वो अदम्य साहस की प्रवृत्ति है, आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, कैसे व्यक्ति सभी कार्य सरलता से प्राप्त कर लेते हैं? गद्यांश के अनुसार तो जो साहसी व्यक्ति होते हैं वो सभी कार्य सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। एवरेस्ट के द्वारा मनुष्य के समक्ष नतमस्तक होने से इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ निकलता है एवरेस्ट की चढ़ाई पूर्ण करना। ठीक है, आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे जो क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग से क्वेश्चन है, ठीक है, और मैथ से क्वेश्चन है, तो ये आप लोग करिएगा। इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सोल्यूशन सहित होगा, तो वहां से आप जो है इसको देख के कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।